गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर, जो आपका एक तरह से कंपल्सरी पेपर है, जिसका इंटरनल असेसमेंट होता है, आज उसमें हम स्वयं की अवधारणा की प्रकृति या स्वरूप की डिटेल स्टडी करते हैं कि हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसका बेसिक नेचर क्या है। बेसिक नेचर साथ में उसका जो एक ओवरऑल फॉर्म्स है वो किस तरह से हम हमारे अंदर वो चीज रिफ्लेक्ट करती है हमारी एक्टिविटी के माध्यम से, हमारे बिहेव के माध्यम से। अब इसमें कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम हमारे सेल्फ कंसेप्ट के जो नेचर है उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है इसमें हमारा आंतरिक व्यवहार की प्रक्रिया। अब ये हमारा जो इनर बिहेव है ये हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इनर व्यवहार इट्स मीन हमारे व्यवहार, ये व्यवहार ही हमारा जो स्पेशली निश्चित करता है हमारे सेल्फ को, हमारी स्वयं की अवधारणा को। अब ये स्वयं की जो अवधारणा है, अब ये स्वयं की अवधारणा हमारे व्यवहार में, अब व्यवहार में हमारे क्या क्या होते हैं? व्यवहार के अंदर हमारे होते हैं हमारे क्या परिलक्षित दिखाई देंगे? हमारी गुण, योग्यता, विशेषता, ये सब क्या है? हमारे सेल्फ के व्यवहार के आधार पर हम अपने गुणों को सोसाइटी में दिखाते हैं, हमारी योग्यताएं उससे परिलक्षित होती हैं, साथ ही हमारी विशेषताएं परिलक्षित होती है। अब इसी व्यवहार के आधार पर हम क्या करते हैं? हमारे व्यवहार की प्रक्रियाओं का, ये जो हम गतिविधियां करते हैं या जो हमारी प्रक्रियाएं होती हैं, या हमारी गतिविधियां, किसी भी कार्य को लेकर के, जैसे हमें टॉप आना है क्लास में, तो उस टॉप आने से संबंधित, अच्छे अंक प्राप्त करने से संबंधित हम जो प्रक्रियाएं इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे अंदर, हमारे इंटरनल बिहेव में, हम जो गतिविधियां बाहर से डेली नियमित पढ़ाई है, 6 घंटे पढ़ाई है, इसी से स्टडी मटेरियल को हमें कंसर्न करना है, यही बेस्ट बुक्स रहेगी हमारे अच्छे अचीवमेंट्स के लिए। तो ये सब क्या है? हमारी गतिविधियां और प्रक्रियाएं हैं। अब इन गतिविधि और प्रक्रियाओं का हम क्या करते हैं? फिर संश्लेषण और विश्लेषण करते हैं। अब इस विश्लेषण के आधार पर ही बालक को अपने अंतर्निहित जो योग्यताएं हैं, गुण हैं, उनका पता चलता है। अब ये गुण और व्यवहार ही बालक के जो सेल्फ कंसेप्ट का जो संप्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है, इस सेल्फ कॉन्सेप्ट के विकास में भूमिका निभाता है। यानी हमने अपने व्यवहार को निश्चित करने के लिए हमने जो प्रक्रियाएं, गतिविधियां बनाई, हमने उन गतिविधि और प्रक्रियाओं का क्या किया? संश्लेषण और विश्लेषण किया। और ये संश्लेषण और विश्लेषण के आधार पर ही हम हमारे व्यवहार को निश्चित करते हैं, और हमारा व्यवहार निश्चित होता है हमारे गुण, जो हमारे अंतर्निहित प्रतिभाएं हैं, योग्यताएं हैं, विशेषताएं हैं, उसके आधार पर हमारा व्यवहार निश्चित होता है। और ये व्यवहार
संबंधित हमारे अंदर कि मैं एक अच्छा धावक हूँ, मैं एक अच्छा पेंटर हूँ। तो ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो हमारा डेवलप हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को के विकास में हमारी ये आंतरिक प्रक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये तो वो हमारा फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट अब सेकंड आता है निश्चित व्यवहार की प्रक्रिया। अब डेफिनेटली है हम अपने अंदर निहित गुण, कभी कभी हम जब इसकी बात करते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट के डेवलप की, अगर स्कूली एजुकेशन की बात करते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं, तो हमारे अंदर निहित गुण है, उसकी हमें पहचान नहीं है। उसकी पहचान जो अंतर्निहित गुण है इसकी पहचान बालक को कौन कराता है? शिक्षक। कि तुम थोड़ी और मेहनत करो, तुम अच्छे सिंगर बन जाओगे, तुम एक अच्छे प्लेयर बन जाओगे। तो ये हमारे अंतर्निहित गुण की पहचान हमें शिक्षक कराता है। और उसी के आधार पर जब हम किसी प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करते हैं, तो ये स्थान प्राप्ति जब हमारा उपलब्धि हमें प्राप्त होती है, इस उपलब्धि के आधार पर ही हम अपने क्या करते हैं, स्वयं की अवधारणा को निश्चित करते हैं। और स्वयं की अवधारणा को निश्चित करने में हमारे जो अंतर्निहित गुण है, हमारी विशेषता है, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस प्रकार हमारे अंतर्निहित प्रतिभा को पहचानने में शिक्षक का, पेरेंट्स का, हमारे पीयर ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जब हमें कुछ अचीवमेंट होता है तो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। तो इस प्रकार सेल्फ कॉन्सेप्ट के विकास में हम एक निश्चित व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। तो ये है सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट है हमारा संश्लेषणात्मक प्रक्रिया। अब इस संश्लेषणात्मक प्रक्रिया में क्या होता है, हम हमारे आंतरिक और बाह्य जो हमारे अंदर योग्यताएं हैं, यानी आंतरिक और बाह्य योग्यता जो हमारी समाज में, हमारे पीयर ग्रुप में, हमारे परिवार में हमारी प्रदर्शित होती है, उन योग्यताओं का हम क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो एग्जाम्पल है प्रतिभाशाली बालकों का। अब प्रतिभाशाली बालक प्रतिभाशाली क्यों है? क्योंकि प्रतिभाशाली बालक, यहां हम इसको ले लेते हैं प्रतिभाशाली बालक अब ये जो बालक है ये सभी सब्जेक्ट्स में
यानी हम इसे सभी विषयों में मान सकते हैं, सभी सब्जेक्ट प्लस को करिकुलर एक्टिविटी। ठीक है, तो सब्जेक्ट में भी अच्छे या अधिक अंक प्राप्त करता है, को करिकुलर एक्टिविटी में भी जब पार्टिसिपेट करता है तो उसमें भी उच्च स्थान प्राप्त करता है। तो इससे हम क्या पता लगाते हैं कि ये बालक प्रतिभाशाली है। अब प्रतिभाशाली होने के साथ साथ अब जब बालक को अपने अंदर निहित योग्यताओं का पता चलता है तो आज जैसे निबंध कंपटीशन है, अब निबंध कंपटीशन होने के में क्या करना है, मुझे बहुत अच्छा प्रदर्शन करना है, क्योंकि वो हमेशा उच्च स्थान प्राप्त करता है प्रतिभाशाली होने के कारण। अब वो अपनी जो समस्त प्रक्रियाएं हैं, अपने मानसिक रूप से जो उनकी आंतरिक है और बाह्य है, ये दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं को क्या करता है, वो संश्लेषण करता है। और संश्लेषण करने के बाद जब वो निबंध कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है तब भी वह अधिक अंक प्राप्त करके उच्च स्थान की प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार ये जो फिर उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, इसी के आधार पर क्या होगा, उसका सेल्फ या सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि मैं एक अच्छा निबंध भी लिख सकता हूँ, मेरे अंदर लॉजिकल थिंकिंग है, मैं मनन कर सकता हूँ, चिंतन कर सकता हूँ, इमेजिनेशन पावर मेरी अच्छी है, और ये सब क्या कहलाती है, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो संश्लेषणात्मक प्रक्रिया भी बालक के सेल्फ कॉन्सेप्ट के निर्माण में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें फोर्थ पॉइंट है अनुभवों के संकलन की प्रक्रिया। अब इसके अंदर जो अनुभव होते हैं वो बेसिकली हमारे भूतकाल के होते हैं, हमारे पास्ट टेंस के। भूतकाल के हमारे अनुभव। अब भूतकाल के जो अनुभव है ये हमें बताते हैं, जैसे कोई बालक है सदैव क्लास में सामान्य औसत स्तर का है और सभी विषयों के अंदर वह कम नंबर लेकर के आता है या एक औसत एवरेज लेकर के आता है, और जब उसकी पाठ्य सहगमन की प्रक्रियाओं के अंदर उसकी एक्टिविटी देखी जाती है, उसका स्थान देखा जाता है, तब भी वह नॉर्मली होता है। तो हम अपने अनुभवों के आधार पर उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट किस प्रकार निर्धारित करते हैं कि ये एक सामान्य बालक है, और सामान्य बालक किस आधार पर हमने उसे डिफाइन किया, उसके हमारे जो भूतकाल के एक्सपीरियंस उस बालक के प्रति जो रहे थे, हमने जो देखा था, हमने जो महसूस किया, उसके आधार पर हमने उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप किया। तो ये भी एक है, जैसे अगर हम किसी एक एग्जांपल और ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक नेता कि जब हम इस बालक में लीडरशिप की क्वालिटी देखते हैं, लीडरशिप, तो ये लीडरशिप क्या करती है, लीडरशिप के अंदर जो क्वालिटी है हमने वो किसी बालक में देखी कि ये पूरी कक्षा को अनुशासन में रख सकता है, एक अच्छे उस बात सभी उसकी मानते हैं, उसके आज्ञाओं का सभी बालक पालन करते हैं। तो ये क्वालिटी क्या है, लीडरशिप की क्वालिटी, और भविष्य में जाकर के भी वह बालक एक अच्छा समाज सेवी या नेता बन सकता है। तो ये भी हमने किस आधार पर देखा, उसके भूतकाल के अपने अनुभव के आधार पर। और बाद में जब हम फिर मॉनिटर बनाने की बात आती है तब भी हम उसी बच्चे का सिलेक्शन करते हैं। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो किसी बालक के सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट में भविष्य की
संभावनाओं की प्रक्रिया। तो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो नेचर होता है उसका डेवलपमेंट में हमारे जो भविष्य की संभावनाएं हैं वो भी छुपी हुई होती है। यह भी हमारे आंतरिक और बाह्य व्यवहार, आंतरिक और बाह्य व्यवहार के आधार पर ही हम क्या करते हैं, बालक के स्वयं की अवधारणा का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बालक के अंदर देखा जाए तो एक अच्छा पेंटर है, वह छोटी अपनी नोटबुक वगैरह में होमवर्क करते समय कुछ आर्ट डिजाइन करता है, तो ये उसके व्यवहार के अंदर हमें दिखाई दी और हम उसके आधार पर बता सकते हैं कि अगर इसको अच्छे अवसर मिले, अच्छा ट्रेनर मिले, तो इसमें आर्ट की एबिलिटी डेवलप हो सकती है और ये एक अच्छा पेंटर बन सकता है। तो भविष्य की जो संभावनाएं हैं उसके आधार पर हम बालक के सेल्फ कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट इसमें हम पॉइंट्स लिखते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है पॉइंट संज्ञानात्मक सार की प्रक्रिया। अब ये संज्ञानात्मक जो सार है इसके आधार पर हम अगर प्रतिभाशाली बालक का पुनः एग्जाम्पल लेकर इसको डिफाइन करें कि बालक में शैक्षिक प्रतिभाशाली बालक जो है ये प्रतिभाशाली है ना, अब ये प्रतिभाशाली बालक जो है यह शैक्षिक यानी अपने सभी एक्टिविटीज अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, सभी सब्जेक्ट से और को करिकुलर एक्टिविटी, तो ये को करिकुलर एक्टिविटी के अंदर वो बालक क्या ऑलराउंडर है। अब ऑलराउंडर, अब इसमें एक चीज आती है कि जब कोई बालक सभी विषयों में तो ऑलराउंडर है लेकिन पर्टिकुलर मैथ सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंस है, तो हम क्या करते हैं उसके कॉग्निशन डेवलपमेंट के आधार पर हम डिफाइन करते हैं कि ये बच्चा वैसे ऑलराउंडर है लेकिन मैथ में ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो यही है संज्ञानात्मक सार की प्रक्रिया और इस इंटेलिजेंस के आधार पर ही इस बालक के क्या होता है, स्वयं अवधारणा का विकास होता है, ठीक है। तो इसी के आधार पर बालक का सेल्फ कॉन्सेप्ट निश्चित किया जाता है। किसके आधार पर? संज्ञानात्मक सार की प्रक्रिया के आधार पर। अब नेक्स्ट बिंदु है इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया। निर्णय लेने की निर्णय
निर्णय लेने की प्रक्रिया में बालक स्वयं निर्णय लेता है। जब शिक्षक द्वारा उसे बताया जाता है कि बालक क्या है, उसकी क्षमताओं के आधार पर वह अच्छा दौड़ सकता है, ठीक है, स्विम कर सकता है, यानी तैराकी कर सकता है, उसके अंदर निहित प्रतिभाओं के आधार पर एक अच्छा पेंटिंग कर सकता है। ये सब बालक के संबंध में निर्णय कौन लेता है? शिक्षक। किसके आधार पर? बालक के अंदर छुपी हुई प्रतिभा के आधार पर। प्रतिभा के आधार पर उसे शिक्षक को पता चलता है कि इस बालक में ये गुण विशेषताएं विद्यमान है, और जब ये बालक को बताता है कि तुम्हारे अंदर ये सारी प्रतिभाएं हैं, तो उसके आधार पर बालक स्वयं डिसीजन लेता है और उन प्रक्रियाओं को अपना एक अच्छा इम्पोर्टेंट मानते हुए उन अवसरों का लाभ उठाता है और उच्च स्थान की प्राप्ति करता है, यानी प्रथम स्थान की प्रथम पोजीशन प्राप्त करता है। और इसी के आधार पर बालक का स्वयं यानी सेल्फ लिख सकते हैं, इसे सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? डेवलप होता है। नेक्स्ट इसमें बिंदु है, नेक्स्ट जो बिंदु है स्वयं संरचना की प्रक्रिया। स्वयं संरचना की प्रक्रिया। अब स्वयं संरचना की प्रक्रिया में यानी अपने सेल्फ को लेकर के बालक के अंदर अपने गुण, अगेन वही गुण, योग्यता या विशेषता, तो इन्हीं के आधार पर क्या होता है? बालक समाज में समाज उपयोगी क्या करता है, इससे उसका सामाजिकरण होता है, सामाजिक कौशल डेवलप होते हैं, ये कौशल भी डेवलप होते हैं इससे। अगर बालक इस शैक्षिक जो दृष्टिकोण है सभी विषयों में अच्छी उपलब्धि प्राप्त करता है, तो उसमें शैक्षिक कौशल डेवलप होते हैं। ये सब उसके सेल्फ की संरचना का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है स्वयं मूल्यांकन की प्रक्रिया। स्वयं मूल्यांकन, स्वयं मूल्यांकन की प्रक्रिया। अब स्वयं मूल्यांकन की प्रक्रिया में भी वही बातें हैं कि बालक के अंदर जो अंतर्निहित योग्यताएं हैं उनकी पहचान शिक्षक कराता है और उनकी प्रक्रियाओं के आधार पर वह खुद डिसाइड करता है, अपनी योग्यताओं का मापन करता है, मूल्यांकन करता है और इसी के आधार पर उसका सेल्फ डेवलपमेंट होता है। एट द लास्ट पॉइंट मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। जब बालक अपने अंतर्निहित योग्यता की जब उसे पहचान होती है, तब उसी के आधार पर बालक अपने व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी क्षमताओं और योग्यताओं के आधार पर उनमें पार्टिसिपेट करता है। सपोज कीजिए निबंधात्मक या पोस्टर प्रतियोगिता है, तो अपने आर्ट एबिलिटी और अपने चिंतन मनन तर्क क्षमता के आधार पर वह उनमें पार्टिसिपेट करता है और अधिक अंक प्राप्त करता है, तो उसके बाद उसे फर्स्ट पोजीशन की प्राप्ति होती है। तो उसे अपने सेल्फ, अपने अंदर की योग्यताओं का पता चलता है और यह उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जो उसकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से उसके स्वयं का निर्माण करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वयं का निर्माण या उसका जो नेचर है वह विभिन्न एस्पेक्ट से लेकर के जुड़ा हुआ होता है। इसमें व्यवहारिक प्रक्रियाओं के साथ साथ मनोवैज्ञानिक और संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं जो बालक के स्वयं के निर्माण में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी के माध्यम से बालक के अंदर अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट होता है। अब आज के असाइनमेंट आपको
अंदर एक क्वेश्चन दिया जाता है और क्वेश्चन है कि स्वयं अवधारणा की प्रकृति को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसके साथ ही एक और असाइनमेंट दिया जाता है कि जब भी आप अपने साथ कॉलेज आए तो अपने साथ 5-5 मार्क्स बना के लेके आए ताकि हम जरूरतमंदों को उसको तरह से सेवार्थ दे सकें। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के बचाव हेतु जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई है उसके पोस्टर बना करके स्लोगन के माध्यम से लोगों को शेयर करके अवेयर करने का कार्य कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, फेस पे सदा मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलिए। अगर आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलना है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, 6 फीट की दूरी बना करके रखिए। अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, बार बार साबुन से धोएं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।